जी, जी प्रिया जी. In fact, thanks once again for having me on your this show, and it's my pleasure to be sharing my views on this particular channel. Uh, let's continue on PSUs. Uh, परसों हमने जी PSU के बात की और इन स्पेसिफिक हमने इसके IDBI बैंक की बात की. और जी आईडीबीआई बैंक के मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर की थी और एक आज और कर लेता हूँ. तो उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक सेक्टर बैंक पे आ जाएंगे. जी आईडीबीआई बैंक का एज ऑफ मार्च 2018 का एक डेटा मेरे पास आया है. उस समय पे उनका लॉस वॉज समथिंग लाइक 56,000 करोड़ रुपीज. तो क्या होता है कि भारत सरकार के ऐसे कुछ उपक्रम जो है ना, वो इतने ह्यूज लॉसेस में चल रहे थे कि वो सरकार के लिए भी फिर वायबल नहीं बनता है कि उस प्रोजेक्ट को वो कंटिन्यू करे. तो इस तरह से आईडीबीआई के बारे में जैसे हो रहा है. और हम अभी बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की. अब पिछले डिबेट में तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थापना कैसे हुई थी वो सब डिस्कस कर लिया. लेकिन अब ये नई गवर्नमेंट आने के बाद और पिछले 2 साल से बजट में भी बजट के स्पीच में जिस तरह से वित्त मंत्री जी घोषणा करते हैं, उसके ऊपर से एक चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अब धीरे 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 जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस कर रही है या उनके लिए वो रन करना वायबल नहीं है, उनको वो प्राइवेटाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहा. मैं तो अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ. और मुझे लगता है कि उस समय पे भी बीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बैरिंग 3 और 4 सेक्टर, यानी जिसको आप ये कह दीजिए कि सिक्योरिटीज और इंटेलिजेंस से जुड़े डिपार्टमेंट हो या डिफेंस से जुड़े कोई चीज़ हो, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है, वैसे एक दो चार हाई सेंसिटिव सेक्टर को अगर छोड़ दे तो भारत सरकार बाकी सारे सेक्टर जो है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है. और दूसरा मैंने कहा ना कि पीएसयू सेल करके इस बार का उन लोग का टारगेट जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 कि दे आर प्लानिंग टू कलेक्ट अराउंड 2.1 लाख करोड़ रुपीस. तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है. अब ये जो आईडीबीआई के साथ हमने जब मीडिया में देखा था कि कुछ और दो बैंकों के बारे में सरकार फिलहाल सोच रही है. जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है कि जिनको वो लोग प्राइवेटाइज करने की दिशा में सोच रहे हैं. प्रिया जी, प्राइवेटाइजेशन है ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ आज की जो ग्लोबल परिस्थितियाँ है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि क्या हुआ है वर्ल्ड ओवर भी आप देखोगे तो यू नेम एनी प्रोडक्ट, यू नेम एनी इंडस्ट्री, हर जगह पे देयर इज अ बिग कंपटीशन. वी आर लिविंग इन अ हाईली यस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. हाँ, अगर हम अपने इंडस्ट्रीज को अगर ग्लोबली कॉम्पिटेंट नहीं बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि उसकी सीधी असर हमारा एक्सपोर्ट पे भी दिख सकती है. उसकी सीधी असर हमारे ग्लोबल ट्रेड के अपने शेयर के ऊपर हो सकती है. और मैं बैंकिंग फाइनेंस के रिफॉर्म्स को जनरल ट्रेड से इस तरह से जोड़ना चाहूँगा प्रिया जी कि मान लीजिए कोई एक बैंक काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है और वो बैंक अगर उसके बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट कहिए, उसके बाकी हेड ओवर्स कहिए, अपने व्हाट वी कॉल इज अदर एक्सपेंसेस, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब ये कंट्रोल में होता है ना, तो इस बैंक कैन ऑफर द लोन्स एट अ कॉम्पिटिटिव रेट. यानी अगर मेरी मान लीजिए कि एग्जांपल मेरी बैंक के ओवरहेड्स काफ़ी है और तो मुझे शायद 12-13% के नीचे फंडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है. और जब मेरी ओवरहेड्स और मेरे बाकी सारे कॉस्ट को मैंने कंट्रोल में रखा है, तो शायद मैं एक बार 9%, 9.5% में भी फंडिंग कर सकता हूँ. अब जब मैं इंडस्ट्रीज को 9-9.5% में फंडिंग करूंगा, तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स कम होती है, तो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है. उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जब कम होगी, तो ग्लोबल मार्केट में जब वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो दे कैन ऑफर द कॉम्पिटिटिव प्राइस. तो क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं है। इकोनॉमी जो चलती है किसी भी देश की, राष्ट्र की, इकोनॉमी कैन नेवर गोइंग टू आइसोलेट। इकोनॉमी इज अ कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तब ये तंत्र के अर्थचक्र जो हम बोलते हैं वो चलता रहता है, क्योंकि वेरियस सेक्टर्स इसके अंदर काम करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर भी आज जो हम बात कर रहे हैं ना, उसका कारण यही है कि ये सेक्टर के अंदर पिछले 10 वर्षों में, हालांकि मेरे पास अभी एक डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अपने को ये आइडिया आ जाएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो एक ये था कि पिछले 7 साल में, लास्ट 7 years, फ्रॉम 2014 टू टुडे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस जो थे हैज बिकम डबल्ड इन 7 years। यानी 2014 में इट वाज समथिंग लाइक 2.24 लाख करोड़, जो 2021 में इट हैज कम टू 5.4 लाख करोड़। यानी ये 7 साल में भी एनपीए बढ़े हैं। वर्षों के बरस अपने एनपीए बढ़ते रहते हैं। और जिसके जैसे हमने डिस्कस किया था कि सरकारी बैंक जो है वो हकीकत में तो जनता का पैसे से चलती हुई बैंक है ना, टैक्स पेयरों के पैसे से बैंक चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने पॉलिसीज में बदलाव लाने की शुरुआत की कि जो एक गवर्नमेंट के लिए कोई चीज़ वायबल नहीं है, तो दैट शुड गो टू दी प्राइवेट सेक्टर। और वो थियरी आज के हिसाब से सही है। और देखिए, मैं प्रिया जी एक बात ये भी कहूँगा कि आई एम नॉट अ प्रो कैपिटलिस्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं कोई पूंजीपति मूढ़ीवादी की थियरी को अप्रूव नहीं करता, बट लेट मी टेल यू, मैं कम्युनिज्म को भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। दोनों दोनों हो एक अपनी एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। पर मैं ऐसा जी, सोचता हूँ कि गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट टू डू अ बिजनेस। गवर्नमेंट का काम धंधा करना, जी, बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस प्रोवाइड करना है, कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रीज को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना है, उसके लिए पॉलिसीज जी, बनानी है, इसके लिए गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, इनके लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाना होता है। और सपोर्टिव रोल इस तरह से गवर्नमेंट का होता है बिजनेसेस को कि भैया चलो आपकी ये इंडस्ट्रीज में बूम है, तो ये इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो सरकार ने कुछ चीज़ों में कंसेशनल रेट के अंदर समझो टैक्स स्लैब दे दिए। या जो कहते हैं ना कि न्यू स्टार्टअप्स होते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं आप प्रोजेक्ट के, रूरल एरिया प्रोजेक्ट लगाते हो, तो 2 साल 5 साल के लिए टैक्सेस के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाते हैं। उस प्रकार की भूमिका सरकार की हो सकती है। लेकिन सरकार जब बिजनेस करने को जाती है, तो दे हैव टू बी एट पार विद द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या होता है, सरकार जी, चलाना एक अलग बात होती है, कंपनी चलाना अलग बात होती है। अगर मैं सरकार में बैठा हूँ और मेरा काम सरकार चला रहा है, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की चीज के ऊपर देखूंगा। मैं ये देखता हूँ कि सोशल हार्मनी बनी रहे। मैं ये देखता हूँ कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चलते रहे। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों के पब्लिक लाइफ जो है उसको एज अ गवर्नमेंट मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने बेसिक पैरामीटर्स है, वो यही है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को घर मिले। यानी जीवन की बेसिक नेसेसिटीज जो है, उस सब चीज़ों के ऊपर जी, सरकार कॉन्सेंट्रेट करती है। और उस समय पे जी, सरकार का अप्रोच क्या होता है, कमर्शियल अप्रोच नहीं होता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो पॉलिसी आज हम सोच रहे हैं, इस पॉलिसी की दिशा में सरकार जो कदम उठा रही है वो एक योग्य कदम है। इसके आगे मैं और कुछ बात करूँ, राजकुमार जी, प्रिया जी, एनी क्वेश्चंस, कमेंट? जी, जी, थैंक यू राजकुमार जी। देखिए, आपके जो जी सर। पॉइंट्स हैं ना, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको उत्तर देना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन जो ये था ना कि ये ऑब्लिगेशंस किसका है कि कंट्री के अंदर इस प्रकार की 70% पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड बटर। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा ये सरकार की जिम्मेदारी है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव इलेक्टेड द पार्टीज टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द कंट्री एंड टू ब्रिंग डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। तो ये जिम्मेदारी तो बिल्कुल सरकार की है, वेरी क्लियर इन दिस फील्ड में। नंबर टू, आपने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर की जो आपने बात की ना, स्वाभाविक रूप से हर हर कोई भी एक काम ले लीजिए, एक बिजनेस छोड़ दीजिए। अब पॉलिटिक्स के अंदर कोई अंदर आदमी उतरा होगा, तो वो तो पॉलिटिकली सक्सेसफुल होने के लिए वही सब करेगा ना, कि वो क्या करे जिससे वो इलेक्शन सही जीत जाए, बात। वो क्या करके जिससे सही वो बात। मिनिस्टर बन जाए। तो वैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन क्या होगी कि वो मुनाफा कमाए।
अगर मुनाफा कमाना है, सही उसके बात। सक्सेस की डेफिनेशन डिफाइन करती है, तो उसको तो मुनाफा कमाना ही है और उसका वो सोल पर्पस ही रहेगा। कमाना ही। अब आप, हाँ, सही जी, बात। आपकी और अभी, हाँ, तो ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट को क्या करना है और प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए, मैं अपनी जो समझ है आपके साथ मैंने शेयर कर दी। और दूसरी बात आपने जो कहा जी, ना, ये बात भी मैं मानता हूँ कि देखिए, ये एक समटाइम लॉट ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल डिबेट में मैं होता हूँ, पॉलिटिकल लोगों से मैं जुड़ा भी रहता हूँ, तो कभी कभी मैं कहता हूँ कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये सच्चाई है, मैं कहूँ ना राजकुमार जी, की कोई भी गवर्नमेंट विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट नथिंग चेंजेस। अगर आप ये कहें कि ए पार्टी से निकाल के हमने बी पार्टी को ला दिया या बी पार्टी को निकाल के सी पार्टी को ला दिया, तो मैं नहीं मानता इससे परिस्थितियां बदलती है। ठीक है, 10, 20, 25% जी, ऊपर नीचे हो जाना, वो बदलाव तो होता रहता है, लेकिन जिसे हम ओवरऑल सही चेंज बात। कहते हैं ना, हाँ हाँ, वो टर्न अराउंड जो कहते हैं ना, वो नहीं होता है। उसका रीजन दो है। एक रीजन ये है कि हम गवर्नमेंट के अंदर लीडर्स बदलते हैं, अपने जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही रहती है। एंड द ब्यूरोक्रेसी को मैं ऐसा जी, कहता हूँ, गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट है। तो उनकी सही बात। उनकी उनकी जो अपनी एक पॉलिसीज जो होती है ना, वो कभी कभी जनता और भी इसके बीच में है ना, वो थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप जैसा हो जाता है। तो जी, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि एक बात ये भी हमको समझना होगा, एज अ कंट्री, दुनिया में कोई भी देश में कोई भी सरकार अकेली अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश का चित्र बदल नहीं सकती। इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज इक्वली पार्टिसिपेटेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। विकास की पीपल यात्रा ऑफ के लिए जब आप आगे निकलते हो, कंट्री को अगर आप प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर ले जाना चाहते हो ना, तो बीजेपी की सरकार, जी, मोदी जी, जी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, या किसी और की भी सरकार थी, वो लोग अकेले कुछ नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, पीपल ऑफ कंट्री, उनका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पीपल ऑफ कंट्री डज नॉट religiously honestly make contributions. They are honest in their all affairs, they are honest in their work। क्योंकि क्या होता है, जब तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, और अपने साथ तो राजकुमार जी, वी हैव सीन इन द हिस्ट्री आल्सो, व्हाई डिड द जर्मनी केम अप आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हाई डिड द जापान सही केम बात। अप, वेस्टर्न कंट्रीज क्यों डेवलप हुए? सही बात। क्योंकि कहने की, देखिए, पॉलिटिकल लैंग्वेज से कुछ भी आर्ग्यूमेंट तुम कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट से सही आर्ग्यूमेंट बात। करनी होगी तो ये प्रॉब्लम होता है कि द पीपल ऑफ कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। अच्छा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है? दे प्रोवाइड अ गुड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, they provide a good policies, जी, they encourage and motivate people to do the work। अब कोई कभी कभी ऐसा आपको लगता नहीं है, हम अगर राजकुमार जी 30-35 साल पीछे चले जाए तो, कि उस समय पे तो पूरा लाइसेंस राज चल रहा था, इतने सारे जी, कॉम्प्लिकेशन होते थे बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो जिनको सही अगर बात। बिजनेस सेटअप करना भी, वो करता नहीं था वो, क्योंकि बोले ये सब, ये तो जिसको बोलते हैं ना, ये मुसीबत पाल लेना जैसा है, कि आपको कोई एक इंडस्ट्री शुरू की है तो 10 डिपार्टमेंटों में अप्लाई करो, उसका लाइसेंस लो, उसका एनओसी लो, बाद में साल भर उन हुँ, लोगों की ऑडिट होती रहेगी, उनकी विजिट रहती रहती, उनकी ये कंप्लेन, ये वो कंप्लेन, उसके बाद करप्शन का जन्म होना, ये सब चीज होती है। तो कुछ कुछ लोगों तो बिजनेस करना चाहते, मेरे जैसे लोग को समझो, मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं तो अवॉइड करूंगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली होती है, तो लोग आगे भी आते हैं। जैसे अभी आपका जो है, इतना चलेगा नहीं, पता चलेगा पॉलिसी, गुड पॉलिसी। तो जिम्मेदारी ये है, प्राइवेट सेक्टर का अपना मुनाफा है, लेकिन आपको एक चीज मैं डेफिनेटली कहूँगा राष्ट्रपति, अगर आपने ये नोट किया होगा तो, प्राइवेट सेक्टर जो पहले डिस्कस करके, उसका कहीं न कहीं कोई न कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्सेशन भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही जा रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा तो पिछले 10 साल में एक सीएसआर एक्टिविटी गवर्नमेंट ने इनिशिएट की है। तो जी, उसमें अपने अपने प्रॉफिट्स के कुछ, मेरे ख्याल से 1 या 1.5% या 2%, 1 के 2% के बीच में कुछ है, विच दे हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द सीएसआर एक्टिविटी। अब अपने जी, जहाँ तक मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूँ, तो आप जानते हो राजकुमार जी कि स्टॉक एक्सचेंज 4,000 कंपनियां, तो अनलिस्टेड कंपनी भी हजारों की संख्या में होगी। अच्छा, राइट। जी, जी, तो उस तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी अभी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जाए बढ़ता नहीं किया होगा, आप ये सीएसआर की एक्टिविटी जो है उसका व्याप बढ़ा दीजिए, कि सीएसआर के अंदर खाली एक मेडिकल या एजुकेशन को छोड़ के नहीं, पर एनवायरनमेंट रिलेटेड बोलिए। अगर सरकारों को वो एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट करना है,
मान लो कोई एक बड़ा रोड, 4 सही लेन रोड बात। कर रही है, और सरकार बता रही है कि इसके लिए मेरे 25,000 करोड़ खर्चा है, इसमें जो भी कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट करेगा वो सीएसआर माना जाएगा, तो उसमें से ही हजारों करोड़ आ सीएसआर जाएंगे। पर। तो जी, सही बात। प्राइवेट सेक्टर इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है और करेगी भी आगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब अपन जो जी, विषय में जी। है ना उसका आज अभी डिस्कस जो कर रहे हैं उसकी थोड़ा बात करें फिर से। पब्लिक जी, सेक्टर बैंक का ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का हो या तो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज का हो, उसका पहले मैं आपको पहले अपने देश में 28 पब्लिक सेक्टर बैंक थी। अपने छोटे छोटे जी, 10-10 जो बैंकों में भी जाती है उनका अकाउंट होगा, कभी बैंक का नाम बदला हुआ देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ जी, कि दरअसल ये जानकारी भी शेयर करूँ कि पिछले साल में जब ये बैंकों का मर्जर हुआ, एक एंकर बैंक के साथ 2-3 बैंक का मर्जर, तो क्या-क्या थी वो भी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर लूँ 2 मिनट में। तो जी, देखिए, पंजाब नेशनल बैंक वाज़ अ एंकर बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गई। कैनरा बैंक थी, उसके साथ सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गई। इंडियन बैंक है तो उसके साथ इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गई। यूनियन बैंक है तो उसके साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसके साथ देना बैंक, विजया बैंक मर्ज हो गए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हम जानते ही है पहले ही, जो स्टेट बैंक की अपनी अपनी सब्सिडियरी थी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकर है, और भारतीय महिला बैंक, ये सब मिला के मर्ज होकर स्टेट बैंक के अंदर वो एंटर हो गए। एक सेकंड है जरा। तो ये जब उस समय पे जो मर्जर हुआ ना, अब राजकुमार जी मुझे है ना एक चीज इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, तो वो एक एग्जांपल जी, मैंने जी। मेरे पास है, तो मैं सोचूं वो भी जी, आपके साथ शेयर करूं। क्या हुआ था जी, कि इन 2021 के डेटा मेरे पास है, और 2016-17 के। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका ग्रुप का जो मर्जर हो गया ना, तो 2015-16 के ईयर में उनका लॉस 1378 करोड़ का लॉस था। ये सारे एंटिटी मर्ज होने के बाद 5 साल उसको ऑपरेशनलाइज होने के बाद, फंक्शनली चेंजेस करने के बाद 2020-21 में दे रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 20,000 करोड़। या तो क्या होता है कभी कभी ये मर्जर एक्विजिशन जो होता है ना, उसके बेनिफिट्स और क्या हो हम्म। सकते हैं इसके, ये इन प्योर इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल अचीवमेंट ये नंबर दिए। और अब मैं राइट। आपके साथ, हाँ, और ये आपके साथ मैं 2 मिनट और शेयर करूंगा ना, उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, कोई पूछता है कि ये तो एक फाइनेंशियल है, बाकी उसके बेनिफिट क्या है। कोई एक जी, सरकारी बैंकों को प्राइवेट सेक्टर बैंक में बदलने से और क्या बेनिफिट मिले, तो मैं जो सोचता हूँ, मैंने 4-5 पॉइंट मुझे लगा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें एक तो सबसे पहले ये होता है कि देयर इज एवरी स्कोप एंड पॉसिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विसेज। क्योंकि क्या होता है, दो एंटिटी मर्ज होती है, स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एक बैंक होती है स्टाफ डबल हो जाते हैं, बराबर है। स्टाफ की संख्या ज़्यादा होती है तो उसको आप सर्विसेज के लिए थोड़ा फोकस कर सकते हो, क्लाइंट सर्विसेज यूनिट अलग से बना कर सकते हो, उनके डेडिकेटेड नंबर दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, तो दे कैन डायरेक्टली कैन टॉक टू दी कस्टमर और उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो एक बेटर कस्टमर सर्विसेज का एक यहाँ स्कोप है। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ ना, वो है इट क्रिएट्स अ लार्ज कैपिटल बेस। अब मान लीजिए कि कोई एक बैंक का 5,000 करोड़ का कैपिटल है, दो बैंक और उसके साथ मर्ज हो गई 5-5 वाली, तो कैपिटल बेस हो गया 15,000 करोड़ रुपये का। अब उसमें क्या होता है कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज, जो बड़े कॉरपोरेशन की बड़ी नीड होती है ना, तो बैंक हैज नॉट टू गो फॉर अ सिंडिकेशन ऑफ इट, कंसोर्शियम ऑफ फाइनेंस की जरूरत नहीं होती है। अपने आप ही कोई एक इंडस्ट्री 2,000 करोड़ फंड मांग रही है, या कोई इंडस्ट्री 5,000 करोड़ फंड मांग रही है, तो बैंक अलोन कैन डू दैट थिंग। तो एक तो एनहांस कैपिटल हो जाता है। नंबर 3 कि बेनिफिट ऑफ स्केल हम जो कहते हैं ना, कि जब आपका एक स्केल बहुत 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 बड़ा हो जाता है, तो आपकी नेचुरली आपकी तो स्केल की वजह से आपकी कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है कॉस्ट उसके अंदर। इफेक्टिव। हाँ, तो जी, कॉस्ट इफेक्टिव आने से बदले से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी तो आना ही है उसका। और दूसरा मैं जो ये सोचता हूँ कि इसके साथ साथ कस्टमर हैज द चॉइस फॉर सिलेक्टिंग नाउ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज। कभी मान लीजिए कोई एक बैंक है वो खाली रिटेल के अंदर ही स्ट्रांग है, कोई दूसरी बैंक जो मर्ज हुई है कॉर्पोरेट में स्ट्रांग है,
कोई एक बैंक कॉमर्स। है वो दे आर मोर स्ट्रॉन्ग इन हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर है, तो कोई बैंक जो है वो पर्सनल और व्हीकल लोन पे है, कोई लोन क्रेडिट कार्ड इश्यूज के ऊपर स्ट्रांग है। तो ये क्या होता है कि धन इस प्रकार से जब बैंकों का मुझे होता है ना, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और वो भी जिसे हम कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव रेट में होता है। आज कोई 15,000 करोड़ की कैपिटल वाली क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी तो वो तो एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं हमारा कार्ड लीजिए और पहले साल बिल्कुल फ्री आपको, मेरा कार्ड आप ले लीजिए और जी, कार्ड के अगेंस्ट विड्रॉ किया, दूसरी बैंक 2.25% 2%, चलो हम 1.5% चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार का है ना, मैं सोचता हूँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके चार्जेस के हिसाब से कस्टमर्स को बेनिफिट होते हैं। और जिसको हम हमेशा कहते हैं ना कि जिससे अपनी कैपिटल के ऊपर एक गवर्नमेंट फिनेंशियल एक क्रंच आती है कि हर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हमको बैंकों को रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये इस प्रकार के मर्जर हो जाने के बाद एक 3 साल 4 साल के पीरियड में वो बैंक कम से कम वो लेवल में आ जाती है कि उनको फिर रिकैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बैंक 5,000 करोड़ का लॉस कर रही थी, अब 3 साल में 5,000 करोड़ प्रॉफिट कर लेगी। लेकिन अगर मैं जी, इस तरह से सोचता हूँ प्रिया जी, राजकुमार जी, कि अगर वो बैंक 3 साल 4 साल के बाद लॉस को भी अटका देती है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज पे भी आ जाती है ना, तो इट्स एन अचीवमेंट है। क्योंकि फिर उस जी, स्थिति के अंदर सरकारों को नया फंड इन्फ्यूज कैपिटल इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा मैं जो मानता हूँ, जब मैं मेरा अपना एक फॉरेन बैंक का बैकग्राउंड है, तो मैं हमेशा फॉरेन बैंक और नेशनलाइज बैंक की कुछ कुछ चीज़ों के कंपेरिजन देखता हूँ ना, तो एक ये होता है कि मल्टीनेशनल बैंकों का एक एडवांटेज ये है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल इन टेक्नोलॉजी। दे हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड जो सर्विसेज जी, वो दी बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ना, उसका रीजन है बिकॉज एवरीथिंग इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अब जी, एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं ना, कि मैं मान लो कोई एक रिपोर्ट या कोई एक डेटा किसी से मांग रहा हूँ बैंक से, और वो मैन्युअली जी, कंपाइल करके मुझे दे रहा है, तो वो बताएगा कि इट विल टेक 2 days फॉर मी। अब यही जब मेरे पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये ऑप्शंस है, कस्टमर से रिक्वेस्ट किया, मैं सिस्टम से रिपोर्ट रन किया, उनको रिपोर्ट दे दिया 5 मिनट के अंदर, तो क्या होता है जी, कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होने की भी बहुत सारी संभावना है। और दूसरा उसका एक जी, फिनेंशियल एस्पेक्ट भी है। तो क्या होता है, जब यू गो फॉर अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, यू हैव टू इन्वेस्ट वेरी हैवीली। वो वो इतनी इतनी जिसको कहते हैं ना, इसमें लो कैपिटल, इट्स ह्यूज कैपिटल, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ जैसी कैपिटल लगती है, क्योंकि उसके फ्रूट्स आने के टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ चालू होते हैं। बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी वो हैवी होती है। तो ये मर्ज एंटिटी जो मैंने कहा कि उनका अब कैपिटल बेस बढ़ा हुआ है, तो रिजर्व बैंक भी बढ़ा होगा, कस्टमर बेस बढ़ा होगा, तो टेक्नोलॉजी के जो एरिया है ना, उसके अंदर भी हम लोग काफी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर वो प्राइवेटाइज किया गया और अगर उसके ऊपर प्रोफेशनलिज्म लाए, मेरा ये सुझाव आपके चैनल के माध्यम से रहेगा सरकार को और जी, रिजर्व जी, बैंक ऑफ इंडिया को, कि लेट देयर बी अ 1/3 इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डायरेक्टर फ्रॉम द सेक्टर। तो जी, क्या हो जाएगा, हार्डकोर प्रोफेशनल पीपल जब बोर्ड के ऊपर बैठते हैं ना, तो और जिसको हम कहते हैं ना कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंकों में है, एक ये एक हो गया ना तरह से भी ये प्रोसेस हो कि मैं ना नहीं कहता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत रॉबस्ट सिस्टम है कि आपके परफॉर्मेंस की, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की, आपके हर एक बिजनेस की मंथली रिव्यू मीटिंग होती है। Every month जी, senior management people meet and review कि what has happened in the previous month, और जहाँ कहीं भी गैप लगे, जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि थोड़ा लैप्सेस है, तो वो इमीडिएटली प्लग होके उनको फिर से नेक्स्ट मंथ अच्छी तरह से लॉन्च करके बाहर आते हैं। तो क्या होता है, और दूसरा ये एक जरूरी क्यों होता है कि इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म की बात के साथ नेशनलाइज बैंकों की जो क्रेडिट पॉलिसी एंड क्रेडिट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो इतने कंजर्वेटिव होना चाहिए, या जिसको हम कहते जी, हैं ना कि टाइट क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। टाइट क्रेडिट पॉलिसी में इसलिए वर्ड यूज कर सकता हूँ कि देर इज नो स्कोप फॉर लीकेजेस, देर इज नो स्कोप कि हम जी, ये क्रेडिट देख के बैठे और कहीं में सुनने पड़ेंगे XYZ ने 14,000 करोड़ रुपया बैंक का दिया नहीं, या किसी एक ने 15,000 करोड़ रुपया जी, दिया नहीं, उस सिचुएशन में हम लेट अप ना करें। तो मैं ऐसा सोचता जी, हूँ कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने की वजह से, प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने की वजह से, और सीनियर मैनेजमेंट राइट फ्रॉम CEO CFO COO, ये सारे प्रोफेशनल्स आएंगे ना, तो मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि यू विल सी अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड इन दी बैंक्स।
यस, दैट इज व्हाट एक्चुअली द कंट्री शुड फोकस। और इसमें कैसा होता है ना जी, कि मैं ये भी एक एक्सपीरियंस करता हूँ इसमें। गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी बना के बाद जो फ्रेमवर्क बनता है उनका, और उनकी अपनी एक मॉनिटरिंग सिस्टम दे हैव टू इंट्रोड्यूस, कि ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होता रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर जी, मॉनिटरिंग छूट जाता है ना, और देन वन डे सडनली वी गेट अ ब्रेकिंग न्यूज, समथिंग कम्स एज अ सरप्राइजेस कि इस बैंक ने जी, इतने करोड़ खो दिए, इस बैंक के इतने जी, पैसे डूब गए, जी, या एनपीए हो गए। जी, तो दैट शुड नॉट बी एनी सरप्राइजेस। ठीक है, जी, बिजनेस में होते वक्त तो अगर कहीं भी कोई भी लैंडिंग के साथ इश्यू होता है ना, तो होगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड है, बैंकिंग सेक्टर है, हर बिजनेस अपना बिजनेस में 5% 10% प्रोविजन करता ही है बैड डेप्ट के लिए। तो ये इंडस्ट्री के जी, लिए भी कुछ बैड डेप्ट के लिए प्रोविजन करना पड़ा है। ये एक चीज जो है ना, वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड होती है। लेकिन जो आपके जी, लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके जो सरप्राइजेस आते हैं ना, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्रिया जी, एक मिनट जी, लूंगा। राजकुमार जी ने जी, जो कहा अभी, ऑन टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, कि जी, जैसा कहते हैं ना कि बिग होने का एक और एडवांटेज क्या है मालूम है, कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जी, बहुत बिग होता है ना, तो ऐसा कहा जाता है, इट इज टू बिग टू फेल। जी, नहीं, क्योंकि जी, ये जो है, और ये टू बिग टू फेल, इसके लिए ही एआईजी को तो यूएस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ा। क्योंकि फिर आप ये जी, स्थिति में जी, आ जी, जाते हो कि आपको बेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। सही जी, बात है। But that's on a सही, later note. But जी, the third point is this only, कि size matters. Believe me, size always matters. जी, And जी, उसके बेनिफिट होते हैं। और प्रिया जी, एक सुझाव के साथ मैं वाइंड अप करूंगा, कि अगर श्योर, आपको ये उचित लगे ना, तो एक आध एपिसोड हम रखेंगे, द वेरियस काइंड ऑफ रिस्क फेसेस बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री।